अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे क्लास 11 फेडरल बोर्ड का चैप्टर नंबर 4 डैट इज़ रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन, और इसमें हमारे पास टॉपिक है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इससे पहले एंगुलर पोजीशन का जो टॉपिक है वो हमने कवर कर लिया है लास्ट वीडियो में, और अब जो है हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एंगुलर पोजीशन का कंसेप्ट पता होना चाहिए ताकि आपके लिए टॉपिक आसान रहे। ठीक है, तो हमने ये लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था कि एंगुलर पोजीशन क्या होता है, इसी तरह पोजीशन वेक्टर किसे कहते हैं, आर्क लेंथ क्या होता है, फिक्स पॉइंट क्या होगा एक सर्कल में, और जो है क्या ये ज़रूरी है कि रेफरेंस एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस ही हो। ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी। तो अभी जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट करने से पहले आपको ये सारी बातें फिर भी पता होनी चाहिए कि आपके पास ये एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल की ये जो बाउंड्री है इसको हम सर्कमफेरेंस भी कहते हैं। ठीक है, और सर्कमफेरेंस में किसी भी दो पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस आपके पास आर्क लेंथ कहलाता है। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया, तो इन दो, बाकी सारा सर्कल बेस कर दें तो इन दो पॉइंट्स को मैंने ये बना दिया, तो ये जो हिस्सा है, ये जो लाइन बनी आपके पास क्या कहलाएगी, आर्क लेंथ। ठीक है, आर्क लेंथ को एस से डिनोट करते हैं, और सर्कमफेरेंस पे किसी भी दो पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस होता है। अब ज़रूरी नहीं है वो दो पॉइंट आप यही लें, आपके पास देखें एक ये एक्स एक्सिस वाला पॉइंट और एक ए पॉइंट, इन दोनों के दरमियान का ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने एस से डिनोट किया हुआ है, तो ये भी क्या हुआ, आर्क लेंथ हुआ, क्योंकि ये भी तो सर्कमफेरेंस पे दो पॉइंट्स हैं। फिर पोजीशन वेक्टर क्या होता है, इसको आर से डिनोट करते हैं, और किसी भी वेक्टर की पोजीशन को किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए हम जो वेक्टर ड्रॉ करते हैं वो पोजीशन वेक्टर कहलाता है। फॉर एग्जांपल अभी ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर है, तो हम जो है इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए फिक्स पॉइंट, यानी सर्कल में फिक्स पॉइंट उसका सेंटर होता है, तो फिक्स पॉइंट से लेकर यानी रेफरेंस पॉइंट से लेकर जहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है वहाँ तक एक एरो ड्रॉ करेंगे, एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, और वो वेक्टर जो है उसको आर से डिनोट करेंगे, क्योंकि ये वेक्टर जो है हमें इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में बता रहा है, तो ये वेक्टर क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, और पोजीशन वेक्टर को आर से डिनोट करते हैं। इसी तरह एक्सिस के बारे में मैंने आपको बताया था कि रेफरेंस एक्सिस क्या होता है। तो रेफरेंस एक्सिस ज़रूरी नहीं है कि आप एक्स एक्सिस को ही चूज़ करें, आप वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस को भी रेफरेंस एक्सिस ले सकते हैं। बस रेफरेंस एक्सिस वो एक्सिस के जहाँ ऑब्जेक्ट इनिशियली प्रेजेंट है, जिसके अकॉर्डिंग आप उसकी नई पोजीशंस बताएंगे कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर चला गया तो आपने किसके अकॉर्डिंग बताया है, तो आप वो रेफरेंस एक्सिस एक अपनी मर्जी से चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस जहाँ पे भी बुक में रेफरेंस एक्सिस लिखा हुआ है उन्होंने साथ लिखा हुआ है कि चूज़ एन रेफरेंस एक्सिस, यानी आपने अपनी मर्जी से चूज़ किया हुआ है उसको। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक जो हमारा है अभी। बेसिक टॉपिक क्या था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था, और हम ये भी देखेंगे कि एंगुलर पोजीशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या है। ठीक है, तो देखें सबसे पहले आप एंगुलर पोजीशन को थोड़ा सा बस डायग्राम के थ्रू देख लें। डेफिनेशन वगैरह तो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ने से पहले आपको एंगुलर पोजीशन का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन में भी एंगुलर पोजीशन ही आ रहा है। तो एंगुलर पोजीशन क्या होता है कि ऑब्जेक्ट इनिशियली कहाँ प्रेजेंट है। आप देखें ऑब्जेक्ट इनिशियली यानी शुरू में, अभी स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है एक्स एक्सिस पर, तो मैंने कह दिया कि ये मेरा रेफरेंस एक्सिस है। ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट यहीं प्रेजेंट हो, वो कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, तो आप रेफरेंस एक्सिस कहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग मैंने एक्स एक्सिस को ही रेफरेंस एक्सिस ले लिया कि ऑब्जेक्ट इनिशियली यहाँ प्रेजेंट है। कुछ टाइम गुजरा, ऑब्जेक्ट सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल पे मूव कर रहा था, यानी यहाँ पर बाउंड्री पे मूव कर रहा था, और वो पॉइंट ए तक आ गया। अब मैंने इसने एक नई पोजीशन ले ली ना, ऑब्जेक्ट ने यहाँ से यहाँ आ गया, तो अब मुझे इस पोजीशन को कैसे मैं बताऊंगी इसकी नई पोजीशन को, तो मैं ड्रॉ करूंगी यहाँ पर एक पोजीशन वेक्टर जिसको आर से मैंने डिनोट कर दिया, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, और ये जो पोजीशन वेक्टर आपने ड्रॉ किया है, यहाँ पे इस लाइन को रेडियल लाइन भी कहा गया है। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर जो उसने ऑब्जेक्ट का हमने ड्रॉ किया है, यानी जो रेडियल लाइन है और जो रेफरेंस एक्सिस है, इन दोनों के दरमियान आप नोट करें तो एंगल बना हुआ है, तो ये एंगल आपके पास क्या कहलाता है, एंगुलर पोजीशन, क्योंकि ये वो एंगल है जो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को जाहिर कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, एंगुलर पोजीशन। तो रेफरेंस एक्सिस और रेडियल लाइन के दरमियान का जो एंगल है वो क्या कहलाता है, एंगुलर पोजीशन। तो एंगुलर पोजीशन तो क्लियर हो गया। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को भी आपने थीटा से ही डिनोट किया, एंगुलर पोजीशन को भी इसी से डिनोट किया ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को भी इससे डिनोट किया, बट फर्क क्या है कि वहाँ पे पीछे डेल लगा हुआ है। डेल का मतलब होता है चेंज, यानी जब आप चेंज फाइंड करते हैं तो आप डेल लगा देते हैं इनिशियल और फाइनल की जब बात आ जाती है। तो अब पहले हम डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि ये डेल थीटा से क्यों डिनोट किया गया है और क्या डेफिनेशन होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की।
तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की आप डेफिनेशन देख लें। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द चेंज इन एंगुलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द चूजन रेफरेंस डायरेक्शन इज टर्म्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखिए चेंज का वर्ड आ गया ना, इसीलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डेल थीटा से डिनोट किया गया है, क्योंकि डेल भी चेंज को ही जाहिर कर रहा होता है। लेकिन चेंज किस में आना है? द चेंज इन एंगुलर पोजीशन, यानी एंगुलर पोजीशन का चेंज हो जाना। एंगुलर पोजीशन क्या होता है कि रेडियल लाइन और रेफरेंस लाइन के दरमियान जो एंगल है, वो जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता रहा होता है, वो एंगल क्या कहलाता है? एंगुलर पोजीशन। क्योंकि वो एंगल है इसीलिए हम एंगुलर कह रहे हैं, और वो ऑब्जेक्ट की क्या बता रहा है? पोजीशन बता रहा है, सो उसका पूरा नाम क्या हो गया? एंगुलर पोजीशन। तो उस एंगुलर पोजीशन में चेंज आ जाना, यानी ऑब्जेक्ट की एक और एंगुलर पोजीशन आ जाए, तो फिर हम वो फाइनल और इनिशियल वाला केस आ जाएगा, तो फिर हम चेंज फाइंड करेंगे। तो वो जो आप चेंज फाइंड करेंगे वो चेंज ही एक्चुअली क्या कहलाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको नहीं भी समझ आया तो भी हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ताकि आपको ये डेफिनेशन का मतलब समझ आ जाए। और आगे जो इन्होंने लिखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू द चूजन रेफरेंस डायरेक्शन, तो अब ये रेफरेंस डायरेक्शन क्या होता है? वही जो रेफरेंस एक्सिस आपने लिया हुआ है, एक्स एक्सिस, यानी उसके अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं ना ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो बार बार चेंज हो रही है, आप किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं? आप रेफरेंस एक्सिस के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। चूजन क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि आपने खुद उसको अपनी मर्जी से चूज किया है रेफरेंस एक्सिस को, कि इसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट इतना चेंज हो रहा है। तो आप जो है चेंज जो फाइंड करेंगे वो आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब देखें किस तरह से। अब आप इस डायग्राम को अगर देखें तो यहाँ पर आप अगर यहाँ पर देखें कि ये जो है मैंने चूजन रेफरेंस एक्सिस बता दिया कि ये एक्स एक्सिस जो है मेरे पास अकॉर्डिंग टू द बुक क्या है? रेफरेंस एक्सिस है। ये चीज़ तो समझ आ गई। अब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है यहाँ इनिशियली एक्स एक्सिस पर प्रेजेंट है, और वो क्या करता है? मूव करता है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल पे, और मूव करता हुआ इस पॉइंट पर आ गया। इस पॉइंट को मैंने नेम दे दिया ए का, क्योंकि बुक में भी आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ए का नेम दिया हुआ है बुक में, तो मैंने भी इसको नाम दे दिया, ये पॉइंट ए है। तो ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ ए पॉइंट पे आ गया, तो ये लाइन आपके पास क्या कहलाएगी? रेडियल लाइन। और आपने ये पोजीशन वेक्टर ड्रॉ की, इसको आर से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है। अब क्या होगा कि ये जो रेडियल लाइन है और इस रेफरेंस एक्सिस है जो, इनके दरमियान ये जो एंगल बना है ये वाला, ये कहलाएगा इनिशियल एंगुलर पोजीशन। ये क्या कहलाएगा? डेल आई से डिनोट करूंगी और इसको मैं कहूंगी कि ये इनिशियल एंगुलर पोजीशन है, यानी ऑब्जेक्ट की पहले की शुरू में जो उसकी एंगुलर पोजीशन आई है वो ये आई है। रेफरेंस लाइन और इस पॉइंट रेडियल लाइन के दरमियान जो एंगल बना है ये इनिशियल एंगुलर पोजीशन है। अब क्या होता है? ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से मजीद आगे मूव करता है, कुछ टाइम टी के बाद आप नोट करते हैं वो नेक्स्ट पॉइंट पे आ गया, इसको मैं बी का नाम दे देती हूँ, ठीक है, बुक में भी बी का ही नेम दिया हुआ है। तो ऑब्जेक्ट मूव करके ए से बी पे आ गया। तो अब देखिए एंगुलर पोजीशन में क्या फर्क आया। अब जो है इस रेफरेंस लाइन और इस रेडियल लाइन नहीं, बल्कि ये जो इसकी न्यू पोजीशन आई है, ये जो आपने पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया है, इसके दरमियान इस रेडियल लाइन और इस रेफरेंस लाइन के दरमियान जो एंगल बना है उसको मैंने डेल थीटा एफ से डिनोट किया है। और थीटा एफ क्या है? इसकी फाइनल एंगुलर पोजीशन है। थीटा एफ इज द फाइनल एंगुलर पोजीशन। समझ आ गई यहाँ तक कि एंगुलर पोजीशन क्या होता है? आप किसके अकॉर्डिंग एंगुलर पोजीशन देख रहे हैं? इस रेफरेंस एक्सिस के अकॉर्डिंग, कि भाई जब पहले ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे था तो उस ए पॉइंट यानी ए वाली जो आपने पोजीशन वेक्टर ड्रॉ की है और ये जो रेफरेंस लाइन है उसके दरमियान जो एंगल बना है वो इनिशियल था और इनिशियल एंगुलर पोजीशन थी ऑब्जेक्ट की। और जब वो बी पॉइंट तक मूव करके गया तो दोबारा आपने रेफरेंस और उस बी वाली लाइन के दरमियान जो एंगल बना है वो उसकी फाइनल एंगुलर पोजीशन को जाहिर कर रहा था वो एंगल। यहाँ तक तो समझ आ गया। अब हमारा टॉपिक था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया तो उसने सर्कमफेरेंस पे जो है आप चेक करें ये डिस्टेंस ट्रेवल किया या ये डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, ऑब्जेक्ट ए से बी तक डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ए से बी तक डिस्प्लेस हो गया। और जब वो ए से बी तक डिस्प्लेस हुआ तो यहाँ ए पॉइंट और बी पॉइंट की ये जो आपने पोजीशन वेक्टर्स ड्रॉ की हैं इनके दरमियान क्या बन रहा है? ये जो ऑरेंज
कलर से मैंने बनाया हुआ है, ये आपके पास एक एंगल बन रहा है और इसको आप नेम दे देंगे किसका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, डेल थीटा से डिनोट करेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट की पहले पोजीशन थी और जो उसकी बाद में पोजीशन आई उसका चेंज फाइंड करें तो वो आपके पास कहलाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कि ऑब्जेक्ट ने अपनी एंगुलर पोजीशन में कितना चेंज लाया। ठीक है, ऑब्जेक्ट की एंगुलर पोजीशन में जो चेंज आया है वही एक्चुअली आपके पास क्या कहलाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी कि ये इसकी इनिशियल एंगुलर पोजीशन थी और ये फाइनल थी। ठीक है, तो चेंज कैसे फाइंड करते हैं, आप चेंज कैसे फाइंड करते हैं, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दें तो पीछे यही वाला हिस्सा बचता है ना, यही आपके पास क्या कहलाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखें ये पूरा फाइनल है, ये पूरा क्या है, फाइनल एंगुलर पोजीशन है और ये उसकी क्या थी, सिर्फ इतनी सी इनिशियल एंगुलर पोजीशन। इस फाइनल में से इस वाले को माइनस कर दें, इनिशियल को, तो ये वाला पूरा हिस्सा क्या हो गया, माइनस हो गया, तो पीछे ये वाला हिस्सा रह गया ना, ये सारा तो माइनस हो गया, तो ये रह गया। तो यही तो आपके पास क्या था, डिस्प्लेसमेंट था जो ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया। यानी एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या है कि एंगुलर पोजीशन में कितना चेंज आया है। पहले एंगुलर पोजीशन ये थी और फिर एंगुलर पोजीशन आपके पास ये हो गई जब वो बी पॉइंट तक आया, तो ये आपके पास जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इसके अलावा आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये रेफरेंस लाइन है वही एक्स एक्सिस है, ये जो एक्स एक्सिस है ना मैंने इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ये आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस है। और ऑब्जेक्ट पहले कहाँ गया था, ए पॉइंट तक गया, मूव करता हुआ ये पूरा सर्कल होगा यहाँ पर। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस पे मूव करता हुआ ए पॉइंट तक गया है, तो इन दोनों के दरमियान यानी रेफरेंस लाइन और इस लाइन के दरमियान, रेडियल लाइन के दरमियान जो एंगल बना ये उसकी एंगुलर पोजीशन है। और कौन सी एंगुलर पोजीशन, इनिशियल एंगुलर पोजीशन। अब क्या होता है, ऑब्जेक्ट दोबारा से यहाँ से आगे मूव करता है और बी पॉइंट तक आ जाता है, ये रहा वो बी पॉइंट। ठीक है, अब मैंने ए नहीं बनाया, ए यहीं रह गया और ये बी पॉइंट है। अब ऑब्जेक्ट मूव करके जब बी पॉइंट तक आया तो इनिशियल तो हो गया, अब उसकी फाइनल एंगुलर पोजीशन आई होगी, जो आपने रेफरेंस के लाइन से लेकर रेडियल लाइन तक आपने एंगल बना दिया, ये उसकी फाइनल एंगुलर पोजीशन है। अब आपने फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो वो कैसे आएगा, देखें इनिशियल क्या थी, ए तक, यानी ये वाली ए तक इनिशियल थी और फाइनल क्या थी, बी तक, यानी ये पूरी जो है ये आपके पास क्या है, ये जो एंगल बन रहा है ये क्या है, फाइनल है। तो चेंज कैसे फाइंड करेंगे कि इस पूरे फाइनल जो एंगल बना है उसमें से इनिशियल एंगुलर पोजीशन को माइनस कर देंगे, ये वाला सारा हिस्सा क्या हो जाएगा, माइनस, पीछे यही रह जाएगा। यही आपके पास कहलाता है डेल थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करते हैं कि एंगुलर पोजीशन में जो चेंज आता है, ठीक है, उसको डेल थीटा से इसीलिए डिनोट किया गया है कि वो चेंज इन एंगुलर पोजीशन होता है कि विद रिस्पेक्ट टू द चूजन रेफरेंस एक्सिस, यानी जो चूजन रेफरेंस डायरेक्शन थी उसके अकॉर्डिंग एंगुलर पोजीशन में कितना चेंज आया है, वही आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अब यहाँ से होप सो कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आप डेफिनेशन पढ़ते हैं तो आपको समझ भी आएगी। तो यहाँ पर आप देखें, अब यहाँ पर हमारे पास है चेंज इन एंगुलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द चूजन रेफरेंस डायरेक्शन इज टर्म्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो वही चीज़ है कि चेंज इन एंगुलर पोजीशन, कि एंगुलर पोजीशन में जो चेंज आ रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू द चूजन रेफरेंस डायरेक्शन। ठीक है, वही वो जो एक्सिस चूज किया हुआ है आपने एज ए रेफरेंस एक्सिस, तो उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट की एंगुलर पोजीशन में कितना चेंज आ रहा है वही आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इट इज़ डिनोटेड बाय डेल थीटा, बिल्कुल ठीक, इसको हम डेल थीटा से डिनोट करते हैं। मैंने ये भी बताया कि क्यों डिनोट कर रहे होते हैं, क्योंकि ये चेंज होता है किसका, डेल मतलब चेंज, थीटा यानी एंगुलर पोजीशन में, तो एंगुलर पोजीशन में जो चेंज आ रहा होता है वही तो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो इसीलिए इसको डेल थीटा से डिनोट करते हैं। फार्मूला, इसका फार्मूला क्या है, चूंकि ये डेल थीटा से डिनोट कर रहे हैं तो एंगुलर पोजीशन का चेंज कैसे फाइंड करते हैं, या किसी भी चीज़ का चेंज कैसे फाइंड करते हैं, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करके। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया कि फाइनल एंगुलर पोजीशन में से इनिशियल एंगुलर पोजीशन को माइनस किया, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है, उसके बाद आप मतलब बता सकते हैं कि डेल थीटा आई जो है वो इनिशियल एंगुलर पोजीशन है और थीटा एफ आपके पास फाइनल एंगुलर पोजीशन है। नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो अब यहाँ पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन जो है आपने कॉन्सेप्ट समझने हैं ताकि आपको ये चीज़ क्लियर रहे। देखिए, इसका ऐसा यूनिट रेडियन है। अब आप बिल्कुल पिछली बात पे गए होंगे या पिछली वीडियो में जो हमने पढ़ा था कि एंगुलर पोजीशन का भी यूनिट रेडियन है और हम उसको डिग्री और रेवोल्यूशन में भी मेजर कर रहे होते हैं एंगुलर पोजीशन को, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में भी वही बात लिखी हुई है। तो फिर
प्रॉब्लम ये आ रही है कि एंगुलर पोजीशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है। इनका यूनिट आपने याद कर लेना है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट रेडियन है, ऐसा यूनिट, और जबकि हम इसको डिग्री और रेवोल्यूशन में भी मेजर कर रहे होते हैं। सेम यही बात हमने एंगुलर पोजीशन में भी पढ़ी थी कि उसका यूनिट भी रेडियन है और ऐसा यूनिट यानी, और उसको भी हम डिग्री और रेवोल्यूशन में मेजर कर रहे होते हैं। अब इनका डिफरेंस देख लें। डिफरेंस आप इस तरह से समझ सकते हैं ना कि जो एंगुलर पोजीशन है वो कैसे आप फाइंड करते हैं कि रेफरेंस लाइन और रेडियल लाइन के दरमियान का एंगल जो है वो एंगुलर पोजीशन कहलाता है। ठीक है, रेफरेंस लाइन और रेडियल लाइन के दरमियान का एंगल एंगुलर पोजीशन कहलाता है। लेकिन जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो एक्चुअली होता है कि ऑब्जेक्ट जो रिवॉल्व कर रहा था ना, उसकी पहले की एंगुलर पोजीशन और जो बाद में एंगुलर पोजीशन आई है, उन दोनों का जब आप चेंज फाइंड करते हैं, डिफरेंस वो चेंज फाइंड करते हैं कि कितनी चेंज हुई है एंगुलर पोजीशन, ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया है, वो आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और जो एंगुलर पोजीशन में चेंज आ रहा होता है और फिर आपके पास जो बीच में एंगल बनता है जिसको आप डेल थीटा से डिनोट कर रहे होते हैं, वो आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अच्छा, एंगुलर जो पोजीशन है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इनका यूनिट एग्जैक्टली सेम इस वजह से भी है कि आप नोट करें कि एंगुलर पोजीशन भी एक एंगल है, मतलब कि यहाँ पर एक एंगल ही बन रहा होता है और एंगल का ऐसा यूनिट रेडियन है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी तो एक एंगल ही है, मतलब एंगल में ही आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर रहे होते हैं, तो एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता है, रेडियन ही होता है। और दूसरी चीज़ ये कि एंगुलर पोजीशन जो है वो क्या होता है, एंगुलर पोजीशन का फार्मूला मैंने आपको ड्राइव करवाया था ना कि एस इक्वल होता है आर थीटा के, ये फार्मूला हमने पढ़ा था, और उसके बाद थीटा हमने फाइंड किया था क्योंकि थीटा क्या था, एंगुलर पोजीशन, तो आर यहाँ मल्टीप्लाई आ रहा है और वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो एंगुलर पोजीशन क्या हो गया, रेशो आ गया आपके पास आर्क लेंथ और रेडियस का। ऐसा ही होता है यहाँ, ये सर्कल का यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ये भी रेडियस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ये भी रेडियस है, यानी सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस में किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, सर्कल का रेडियस। तो ये तो हो गई रेडियस की लाइंस। तो फिर ये क्या है, किसी भी दो पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस मैंने आपको बताया है आर्क लेंथ कहलाता है। यहाँ पर भी इन दो पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, आर्क लेंथ। तो जब आप एंगुलर पोजीशन की बात करते हैं तो आप रेफरेंस लाइन यानी रेफरेंस एक्सिस और रेडियल लाइन या जो पोजीशन वेक्टर आप उसका इनिशियल फाइंड करते हैं, उसके दरमियान का जो एंगल बनता है वो आपके पास एंगुलर पोजीशन कहलाता है। तो आप चेक करें कि ये जो एंगल बना है किस के दरमियान बन रहा है। ये एंगल जो है आपके पास रेडियल लाइन और रेफरेंस एक्सिस के दरमियान बन रहा है, और कैसे बना कि ऑब्जेक्ट ने सरकमफेरेंस पे ये जो आर्क लेंथ कवर की और दूसरा यहाँ पर रेडियस, आर्क लेंथ और रेडियस के दरमियान का रेशो आपके पास क्या कहलाता था, एंगुलर पोजीशन। यहाँ तक तो एंगुलर पोजीशन क्लियर है। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, यानी एक एंगुलर पोजीशन से दूसरी एंगुलर पोजीशन तक का जो डिस्टेंस था ये क्या था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था। तो ये भी तो देखें एंगल है और ऑब्जेक्ट क्या ट्रेवल कर रहा है, सर्कमफेरेंस पे मूव कर रहा है, कवर क्या कर रहा है, ये आर्क लेंथ ही तो कवर कर रहा है, और ये दोनों लाइंस क्या हैं, रेडियस ही तो हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी जो है आपके पास आर्क लेंथ और रेडियस के दरमियान का रेशो ही होता है। आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को चेंज तो कहते हैं, चेंज इन एंगुलर पोजीशन तो कह रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली इसका फार्मूला आप ये लिखेंगे तो गलत नहीं होगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी आर्क लेंथ और रेडियस के दरमियान का क्या है, रेशो है। तो हम जो है डेल थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को भी चेंज इन आर्क लेंथ और रेडियस का रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं कि ये आर्क लेंथ और रेडियस का रेशो ही होता है। और फिर डेल थीटा किसके इक्वल है, फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन के, और ये किसके इक्वल है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस के। तो ये फार्मूला गलत नहीं होगा। तो इसी फार्मूले को आप देखें तो इसका फार्मूला यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला और एंगुलर पोजीशन का फार्मूला एग्जैक्टली क्या है, सेम है। दैट इज़ वाई इनका यूनिट भी क्या है, सेम है। तो बस यही है कि इन दोनों में इतना खास डिफरेंस नहीं है, काम एक ही हो रहा होता है, बस फ़र्क ये है कि एक में आप चेंज फाइंड करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर पोजीशन का ही चेंज होता है, और एंगुलर पोजीशन क्या होता है, वो सिर्फ ऑब्जेक्ट की पोजीशन को ज़ाहिर कर रहा होता है एंगल की फॉर्म में, कि रेफरेंस लाइन से ऑब्जेक्ट कितना आगे गया है, एंगल की फॉर्म में आप बता देते हैं, तो वो आपके पास क्या होता है, एंगुलर पोजीशन होता है।
होप सो कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर पोजीशन में फ़र्क क्या है। अब नेक्स्ट जो है आपके पास जैसे कि रेडियन, हमने कहा है कि एसआई यूनिट जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेडियन है। तो रेडियन क्या होता है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि जो है 1 रेडियन किसके इक्वल है, और इसके बाद में डिग्री पढ़ा है तो 1 डिग्री कितने रेडियन की इक्वल है, ये सब अभी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब रेडियन जो है आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है, ठीक है, और रेडियन आपके पास यहाँ पर एंगुलर पोजीशन का भी यूनिट था, ऐसा यूनिट। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि 1 रेडियन क्या होता है या फिर रेडियन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास सर्कल है और ऑब्जेक्ट जो है इनिशियली पॉइंट ए पर प्रेजेंट है। ऑब्जेक्ट क्या करता है, मूव करता है और पॉइंट बी तक आ जाता है, ठीक है। और ये जो उसने कवर किया, आपको पता है 2 पॉइंट्स के दरमियान, सर्कमफेरेंस पे कोई भी 2 पॉइंट्स आप ले लें, उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो आपके पास क्या कहलाता है, आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ को मैंने एस से डिनोट किया, 2 पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस, ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल पे। और रेडियस क्या होता है, सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस में किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस आपके पास क्या कहलाता है, रेडियस। तो ये भी रेडियस है और ये लाइन भी क्या है, रेडियस है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब रेडियन क्या होता है, ठीक है, ये जो यूनिट है रेडियन, ये क्या है, इसको आप किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो आप पहले ये देख लें, रेडियस जो है वो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, रेडियस आपके पास क्या है, डिस्टेंस होता है सेंटर से लेकर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस में किसी पॉइंट तक का डिस्टेंस। और आर्क लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, जैसे ए और बी 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस क्या कहलाता है, आर्क लेंथ, ठीक है, एस से डिनोट करते हैं। रेडियन क्या होता है कि अब एक ऑब्जेक्ट है जो मूव करके बी तक आया, तो उसने आर्क लेंथ कवर की, और जाहिर बात है सर्कल के सेंटर से लेकर यहाँ तक उसका क्या होगा, रेडियस होगा, जो आपने सेंटर से ए तक भी बनाया और फिर सेंटर से जो उसकी न्यू पोजीशन आई बी तक बनाया। यहाँ तक तो आ रही है समझ। अब एक बात आपने ये हमेशा याद रखनी है कि रेडियन को आप ऐसे डिफाइन करेंगे कि जब भी ऑब्जेक्ट का जो रेडियस, सर्कल का जो रेडियस है, ये सर्कल है, समझ लें इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, मैंने कह दिया सर्कल का रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर। अब वो जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था ना सर्कल की सर्कमफेरेंस पे, समझे यहाँ से मूव कर रहा था, तो वो 5 सेंटीमीटर की ही आर्क लेंथ कवर कर ले। कितनी, 5 सेंटीमीटर की। तो आपके पास जो बीच में इन दोनों के एंगल बनेगा वो 1 रेडियन होगा। मतलब कि रेडियन कब होगा, एंगल 1 रेडियन कब होगा आपके पास, जब भी सर्कल का जो रेडियस है, जितना सर्कल का रेडियस है, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कल के ऊपर, वो उतना ही आर्क लेंथ कवर करे, सर्कल का रेडियस उसकी आर्क लेंथ के बराबर हो जाए, तो आपके पास जो बीच में एंगल बनता है वो होता है रेडियन, 1 रेडियन। होप सो कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं। रेडियन को कैसे डिफाइन करेंगे, जब आर्क लेंथ एग्जैक्टली इक्वल हो जाए रेडियस ऑफ द सर्कल के, सर्कल का जो रेडियस होगा उतनी ही आर्क लेंथ हो गई, तो आपके पास एंगल होगा 1 रेडियन, यानी एस आपके पास आर्क लेंथ के लिए और आर जो है रेडियस, तो आर्क लेंथ इक्वल हो जाए रेडियस के, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 1 रेडियन। ये थीटा जो है ये आप इसको कह सकते हैं ना डेल, मतलब एंगुलर पोजीशन भी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं इसको आप। तो यहाँ से यहाँ तक जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपके पास आई है वो कितनी आई होगी, 1 रेडियन आएगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लें, क्योंकि आपको पता है कि जो एंगुलर पोजीशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था वो यही था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस का जो रेशो है उसके। तो अगर आपके पास रेडियस 5 सेंटीमीटर था तो ऑब्जेक्ट ने 5 सेंटीमीटर ही सर्कमफेरेंस पे मूव किया, तो उसकी आर्क लेंथ भी कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर। तो ज़रा फाइंड करें, 5 से कट के आंसर आ गया थीटा का 1 रेडियन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आप इसको डेल थीटा भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे बुक में डेल थीटा से डिनोट किया हुआ है तो आप डेल लगा दें, तो आपके पास डेल थीटा एग्जैक्टली आ गया 1 रेडियन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 1 रेडियन, जब ऑब्जेक्ट जो है उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करे या उतनी आर्क लेंथ कवर करे जितना सर्कल का रेडियस है। तो इस तरह आप रेडियन को डिफाइन कर सकते हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पर आती है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन डिग्री, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ रेडियन में तो नहीं मेजर कर रहे होते हम, तो उसको डिग्री में भी मेजर कर रहे होते हैं। तो बताएं रेडियन और डिग्री के दरमियान रिलेशन क्या है। तो हम फाइंड करने लगे हैं अब रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, क्योंकि दोनों ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट हैं, तो हम इनके दरमियान ज़रूर कोई ना कोई रिलेशन होगा। क्यों रिलेशन होगा, आपको पता है कि जब एक चीज़ को आप
मेजर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे 1 मीटर है में 100 सेंटीमीटर होते हैं, मुझे बताएं मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, और सेंटीमीटर भी किसका यूनिट है, लेंथ का। तो इन दोनों के दरमियान रिलेशन मौजूद है ना कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसी तरह जब आप टाइम मेजर करते हैं तो आप आवर्स में भी मेजर करते हैं और सेकेंड्स में भी मेजर करते हैं। तो आपने ये कहा हुआ है कि 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो ये देखें आवर और सेकेंड के दरमियान रिलेशन मौजूद है ना। तो लाजमी बात है कि हम जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रेडियन में भी मेजर कर रहे हैं और डिग्री में भी मेजर कर रहे हैं। तो 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं और 1 डिग्री में कितने रेडियंस होते हैं, तो इनके दरमियान भी रिलेशन ज़रूर मौजूद होगा। वही रिलेशन हम अभी फाइंड करने लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। अब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है, आपको पता है यहाँ सेंटर से लेके यहाँ तक का रेडियस है, मतलब सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या कहलाता है, रेडियस। यहाँ से लेकर यहाँ तक भी रेडियस है, यहाँ तक भी रेडियस है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल पे मूव कर रहा है। पहले इनिशियली यहाँ पर था, ठीक है, अब उसने मूव करना स्टार्ट किया, यहाँ तक पहुँचा तो उसने 10, 20, 30 कोई भी डिग्री एंगल बनाया होगा। जब वो यहाँ तक पहुँचा तो उसका एंगल हो गया 90 डिग्री। जब वो यहाँ तक आया तो एंगल हो गया 180 डिग्री, ठीक है। और जब मतलब यहाँ से चला ना ऑब्जेक्ट, यहाँ तक 180 हो गया। जब ऑब्जेक्ट एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है तो यहाँ तक वापस पहुँचता है तो एंगल कितना हो जाता है, 360 डिग्री। यहाँ तक समझ आ गई कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हुई तो एंगल कितना हो गया, 360 डिग्री। वही बात मैंने लिख दी, फॉर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन थीटा इक्वल है 360 डिग्री के। वी कैन से दैट आर्क लेंथ इक्वल है सर्कमफेरेंस। अच्छा, ऐसा हुआ कि नहीं, मुझे बताएं आर्क लेंथ क्या होता है, किसी भी 2 पॉइंट तक का डिस्टेंस ना। एक पॉइंट मैंने ये ले लिया कि ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव कर रहा है ना, यहाँ से वो मूव कर रहा है और पूरा मूव करके यहाँ तक आ जाता है, तो ये पूरी आर्क लेंथ हो गई ना, क्योंकि एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये है, मतलब वही पॉइंट है, दोनों पॉइंट ए मतलब हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो आर्क लेंथ कितनी हो गई, पहले तो हम 2 पॉइंट ऐसे ले रहे थे ना, यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपके पास आर्क लेंथ थी। अगर आप एक पॉइंट ये और एक ये लें तो ये पूरी आपके पास आर्क लेंथ हो जाएगी। लेकिन अगर आप एक पॉइंट ये ले रहे हैं और वापस ऑब्जेक्ट मूव करके उसी पॉइंट तक आ रहा है तो आर्क लेंथ किसकी इक्वल हो गई, सर्कमफेरेंस के इक्वल हो गई। ये सर्कमफेरेंस है ना सर्कल का, तो आर्क लेंथ एग्जैक्टली सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल की इक्वल हो गई जब वो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है। तो मैंने क्या कह दिया कि आर्क लेंथ इक्वल हो गई सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के। और फिर सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या है सर्कल के, 2 पाई आर। तो आर्क लेंथ की जगह हम एस से डिनोट कर रहे होते हैं उसको, तो एस लिख दिया। तो आर्क लेंथ इक्वल हो गई सर्कमफेरेंस यानी 2 पाई आर के। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कि थीटा इक्वल है थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेशो है आर्क लेंथ और रेडियस का। और अगर यहाँ से मैं आर्क लेंथ की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगी, रेडियस डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर क्या होगा मल्टीप्लाई। तो आर्क लेंथ किसकी इक्वल आ जाएगी, रेडियस इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये आ गई आर्क लेंथ का एक फार्मूला, ये हमने पढ़ा हुआ है, इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया। यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, चूंकि वो बॉडी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन परफॉर्म कर रही है, तो जब वो एक कंप्लीट रोटेशन या रेवोल्यूशन परफॉर्म करेगी तो एंगल कितना होगा 360 डिग्री। और उसका जो आर्क लेंथ उसने कवर किया वो कितना हो गया था, अभी पढ़ा था 2 पाई आर के इक्वल। तो वो दोनों बातें मैंने लिख दी कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में आर्क लेंथ 2 पाई आर के इक्वल हो गया और थीटा किसके इक्वल हो गया 360 डिग्री। ये दोनों बातें मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रही हूँ, ठीक है। ये दोनों जो है मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रही हूँ। आर्क लेंथ की जगह 2 पाई आर और थीटा कितना हो गया था 360 डिग्री, तो वो पुट कर लेते हैं। तो ये मैंने आर्क लेंथ की जगह क्या लिख दिया 2 पाई आर वैसे ही लिखा और थीटा की जगह 360 डिग्री लिख दिया। यहाँ पर आर से क्या हो गया कैंसिल, आपके पास रह गया 2 पाई। अच्छा, रेडियन क्यों आया ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। आपके पास आ गया 2 पाई इक्वल है 360 डिग्री के। यहाँ तक तो समझ आ गई। अब एक तरफ डिग्री है ना 360 डिग्री है और ये किसका यूनिट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, तो दूसरी तरफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का दूसरा यूनिट लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लेंथ का एक यूनिट था ना सेंटीमीटर, तो दूसरी तरफ कौन सा यूनिट आया दूसरा यूनिट यानी मीटर। यहाँ पर टाइम का एक यूनिट था ना सेकंड, तो इसका रिलेशन किससे फाइंड किया था, इसका दूसरा यूनिट हमने लिखा आर। इसी तरह इस तरफ डिग्री था तो इस तरफ मैंने 2 पाई के साथ क्या लिख दिया रेडियन, ठीक है। होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये आपके पास मेन फार्मूला है कि 2 पाई रेडियन इक्वल है 360 डिग्री के। ये तो समझ आ गई कि 2 पाई रेडियन इक्वल है 360 डिग्री के। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें पता लगाना है कि 1 रेडियन कितने डिग्री के इक्वल होगा और 1 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होगा, और ये आपके MCQs भी आते हैं, ठीक है। तो आपने ये वाला फार्मूला याद रख लेना है, नोट दैट 2 पाई रेडियन इक्वल है 360 डिग्री के
और MCQs के लिए ये 2 वैल्यूज़ याद करनी है। अब ये कैसे आई हैं वो मैंने नीचे सॉल्व करवाई हैं, ठीक है। फार्मूला क्या याद करना है आपने कि 2 पाई रेडियन इक्वल है 360 डिग्री के। पहले हम काम करने लगे हैं कि 1 रेडियन कितने डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि हमें पता है ना रेडियन और डिग्री दोनों ही एंगल के यूनिट हैं। रेडियन और डिग्री बोथ रेडियन एंड डिग्री आर द यूनिट्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर पोजीशन, दोनों उसके यूनिट हैं। तो इन दोनों के दरमियान रिलेशन भी मौजूद होगा कि 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं और 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं। तो बस वही करने लगे हैं। तो पहले करने लगे हैं कि 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं। तो यहाँ 2 पाई रेडियन में 360 डिग्री होते हैं, वो तो मैंने वो जो याद किया फार्मूला यहाँ लिख दिया। हमें यहाँ 1 चाहिए कि 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं। तो 2 पाई रेडियन से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा 360 से डिवाइड। तो यहाँ आ जाएगा 1 रेडियन में 360 और 2 पाई यहाँ पर 360 से क्या हो गया डिवाइड। यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ आकर डिवाइड। तो 1 रेडियन में 360 अपॉन 2 पाई डिग्री होते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे मजीद। पाई की जगह क्या पुट कर रहे हैं 3.142, तो आप पाई की जगह पुट कर दें 3.142। उसके बाद 360 और फिर 2 को मल्टीप्लाई करें 3.142 से, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उन दोनों को डिवाइड करें, आपके पास आंसर आएगा 57.3 डिग्री कि 1 रेडियन में 57.3 डिग्री होते हैं। तो ये आपने यहाँ पर आंसर लिख दिया कि 1 रेडियन में कितने डिग्रीज होते हैं 57.3। ये तो क्लियर हो गया। अब फाइंड करते हैं कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे। ये तो हो गया 1 रेडियन में इतने डिग्री होते हैं, तो 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे तो आप कैसे फाइंड करेंगे। दोबारा वही वाला फार्मूला लिखेंगे 2 पाई रेडियन इक्वल है 360 डिग्री। अब हमें यहाँ 1 डिग्री चाहिए, तो यहाँ 1 डिग्री कैसे आएगा, आप 360 को यहाँ पर डिवाइड में भेज दें तो यहाँ पे पीछे क्या रह जाएगा 1। तो आपके पास क्या आ गया 1 डिग्री और 360 को इसके नीचे डिवाइड में भेजें तो 2 पाई अपॉन 360 रेडियन के इक्वल है। 1 डिग्री इक्वल है पाई की जगह 3.142 पुट करें और फिर मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें, आंसर आएगा 0.0174 रेडियन। तो 1 डिग्री में 0.0174 रेडियंस होते हैं। और यहाँ पर आपने इस ब्लैंक पे आंसर लिख लिया। और ये 2 बातें आपने MCQs के लिए याद करनी है। और यही अच्छा यहाँ ये तो आपको नहीं करवाया हुआ बुक में, बट ये 57.3 डिग्री तक आपको करवाया गया है कि 2 पाई रेडियन में 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, तो 57.3 डिग्री होते हैं। और वो किस तरह से आया है वो हमने यहाँ पर देख लिया। तो अब आपके पास क्या है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये आप किस तरह से फाइंड करेंगे डायरेक्शन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा वेक्टर क्वांटिटी है तो हमने स्केलर और वेक्टर का चैप्टर पढ़ा है, उसमें वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, हर वो क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड यूनिट, अप्रोप्रिएट यूनिट और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी रिक्वायर होती है, वो क्या कहलाती हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका जो है हमारे पास यूनिट भी है और इसका मैग्नीट्यूड भी जाहिर बात है कोई ना कोई होगा डिग्रीज़ की फॉर्म में या रेडियन की फॉर्म में। और इसकी डायरेक्शन हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, तो डायरेक्शन फाइंड करने का तरीका यहाँ लिखा हुआ है। आपने क्या करना है, आप इसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं राइट हैंड रूल से, यानी आपने अपना राइट हैंड यूज़ करना है। ठीक है, राइट हैंड किस तरह से यूज़ करना है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आपने क्या करना है, होल्डिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन द राइट हैंड, यानी फ़र्ज़ कर लें कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो इसको आपने राइट हैंड में मतलब कि होल्ड करना है, पकड़ना है विद द फिंगर्स कर्लिंग इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। फ़र्ज़ करें कि वो जो चीज़ रोटेट कर रही है, आपको पता है ना रोटेटरी और सर्कुलर मोशन में फ़र्क क्या था कि रोटेशनल मोशन में एंगुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो उस बॉडी के अंदर से पास हो रहा होता है। तो फ़र्ज़ करें ये कोई भी सर्कुलर डिस्क है और ये उस पेंसिल जो है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और सर्कुलर डिस्क इस तरह से आपके पास है। ठीक है, तो ये सर्कुलर डिस्क इस तरह से आपके पास ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द। तो अब आपने चेक करना है उसको, उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो आपने इस तरह से अपने हाथ में पकड़ना है और जो आपका थंब है वो इंडिकेट करेगा आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को, जबकि जो आपकी फिंगर्स हैं वो आपने उस डायरेक्शन में कर्ल करनी है जिस डायरेक्शन में वो बॉडी रोटेट कर रही है। फॉर एग्जांपल वो बॉडी ऐसे रोटेट करी है ना, ऐसे इस डायरेक्शन में रोटेट करी, तो आपके फिंगर्स भी इसी डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, यानी इस तरह से। तो आप इस तरह से फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो ये जो आपका थंब है ये अपवर्ड जाएगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आपके पास क्या हो जाएगी, अपवर्ड। लेकिन अगर वो चीज़ ऐसे इस तरह से रोटेट नहीं करी, यानी ऐसे रोटेट नहीं करी बल्कि ऐसे रोटेट कर रही है इस तरह से,
तो अब आपने फिंगर्स को ऐसे कट करना है ना, इसी तरफ। तो अब आप देखें आपका थंब नीचे की तरफ जा रहा है, यानी डाउनवर्ड। तो ये थंब है जो आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बता रहा है कि जो है आपने फिंगर्स को कर्ल करना है कि वो चीज़ ऐसे रोटेट किस तरफ कर रही है, उस तरफ फिंगर्स को रोटेट करवाएं। और जो आपका थंब है आप खुद देखेंगे कि वो आपको एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देगा। जब आप जो है वो चीज़ इस तरह से रोटेट करिए तो थंब अपवर्ड जा रहे हैं, जब वो चीज़ वापस इस तरह से रोटेट करिए तो आपको फिंगर्स को भी उस तरफ रोटेट करने के लिए आपका थंब कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। तो ये आपके पास क्या है, इस तरह से आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या है। इसके अलावा रेडियन क्या होता है और 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं और 1 रेडियन में कितने डिग्रीज होते हैं, ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। इसके अलावा भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई ऐसा टॉपिक जो आप पहले समझना चाह रहे हैं तो आप जो है उसे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि ये टॉपिक करवा दूँ मैं, फिर उसको इंशाल्लाह उस पर मैं वीडियो बना दूँगी।